आपने उनका साथ दिया, एक साल गुजरा, फ्री बिजली, फ्री राशन और वो गैस सिलेंडर्स, और वो 1 लाख जॉब्स कहाँ है? दिल बहुत दुखता है। हम चाहते थे कि हमारा यूथ जो है उनके लिए रोज़गार मिले, उनके लिए वसाइल पैदा किए जाए रोज़गार कमाने के लिए, लेकिन अभी तक उस चीज़ का कोई ये नहीं हुआ। वादे दिए थे जो उन्होंने बोला था, उनमें से अभी किसी भी चीज़ पे काम नहीं हुआ है। फ्री बिजली का कहा था 200 यूनिट्स, लेकिन नहीं हुआ। राहुल गांधी साहब इस वक्त एक अच्छे स्टेप पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस जो है आगे बहुत बढ़ेगी। अगले इलेक्शन में मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत होगी। स्कूलों में टीचर्स की कमी है, हमारे हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स की कमी है। जब इन चीज़ों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो मेरी समझ से बाहर है कि खाली बिल्डिंग बनाने से या रोड बनाने से तरक्की उसको हम नहीं कहेंगे। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इस्माइल लोन है जो कि कांग्रेस के गुरेज कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया जनाब, आपका भी वक्त देने के लिए बहुत काफ़ी शुक्रिया। सर, हुकूमत का 1 साल गुजर गया, जो दावे जो वादे, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें साथ दिया था, उनका साथ कोलेशन में उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन बात यह है कि आपने उनका साथ दिया, 1 साल गुजरा, फ्री बिजली, फ्री राशन और वो गैस सिलेंडर्स, और वो 1 लाख जॉब्स कहाँ है? सर, बेसिकली हमें भी 1 साल इंतज़ार करते हुआ कि हम भी ये सोच रहे थे कि हमारे बेरोज़गार नौजवान, खासकर मैं आपको रोज़गार की बात करूंगा, हमने ये सोचा था कि शायद हमारे बेरोज़गार नौजवान, स्पेशली मैं अपने गुरेज़ की बात करूंगा, जहां का बेरोज़गार नौजवान यूथ जो है वो बहुत अच्छी तालीम पढ़ के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो इस वक्त आर्मी या बीआरओ में काम करते हैं, तो दिल बहुत दुखता है। हम चाहते थे कि हमारा यूथ जो है उनके लिए रोज़गार मिले, उनके लिए वसाइल पैदा किए जाए रोज़गार कमाने के लिए, लेकिन अभी तक उस चीज़ का कोई ये नहीं हुआ। लोग जो हैं हमारे बेरोज़गार जो हैं वो तो अब बेचारे इन 2-4 महीने काम करेंगे आर्मी या बीआरओ में, उसके बाद 6 महीने बिल्कुल बेकार रहेंगे। सर, आपको लगता है कि सरकार ने जिन मैनिफेस्टो जिस मंशूर के तहत वोट लिए थे उस मंशूर पे काम हुआ है? नहीं, जहाँ तक मंशूर उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था इलेक्शन से पहले, तो उस हिसाब से अभी मुझे नहीं लगता है वो चीज़ें जो उन्होंने वादे दिए थे, जो उन्होंने बोला था, उनमें से अभी किसी भी चीज़ पे काम नहीं हुआ है। फ्री बिजली का कहा था 200 यूनिट्स, लेकिन नहीं हुआ। 12 गैस सिलेंडर्स का बताया गया था, ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद ऐलान किया था, नहीं हुआ। 10 किलो राशन जो देने का वादा किया था वो भी नहीं हुआ। लेकिन अभी ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कुछ हुआ है, और आगे देखते हैं। हम भी इसी इंतज़ार में हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो था वो कब तक पूरा होगा, उन्होंने जो वादे किए वो पूरे होंगे या नहीं। सर, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले फीस भरो फिर बिजली आएगी, फिर बिजली आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आज वही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप प्रीपेड मीटर लगाइएगा, पहले बिल भरिएगा फिर आपको बिजली मिलेगी। लगता है कि क्या लगता है आपको, ऐसा फिर यू टर्न लेना सरकार का? ये तो बिल्कुल आप भी देखते हैं, हमने भी सुना उन दिनों हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि हम इन मीटर्स को उठा के दरिया में फेंकेंगे, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद अब उनका कहना है कि पहले मीटर्स लगने चाहिए, उसके बाद 200 यूनिट्स फ्री हो जाएगी। हालांकि ये भी मानना है कि जब तक ना मीटर हो तब तक फ्री बिजली का कैलकुलेशन निकालना वो भी सही बात है, लेकिन पहले ही उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं मीटर्स को, हम जब हमारी हुकूमत बनेगी तो मीटर्स को उठा के दरिया में फेंकेंगे। अब वो उनकी राय है कि वो आगे क्या करेंगे। ये तो मैं अपने गुरेज की बात करूंगा। हमारा गुरेज जो है, यहाँ से एक कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट जो बना, यहाँ पे मुझे लगता है कि अफेक्टेड जो एरिया है, खासकर बड़वन, मापोरा, खोपरी वगैरह, जिनकी ज़मीनें दी गई कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट में, उनको बिजली जो है वो कम से कम फ्री होनी चाहिए। सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, गुरेज से आपने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है साथ दिया, या बाकी बहुत सारी जगहों पे जम्मू कश्मीर में, लगता है आज ये फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, लग रहा है कि हमने गलत किया कहीं ना कहीं इस सरकार को साथ देकर, जो आज लोगों के उन दाऊ या वादों पे खरी नहीं उतर पाई? नहीं, अब ये तो पार्टी का सवाल है, पार्टी के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। अलबत्ता मेरी जाती राय में ये मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं राज्यसभा इलेक्शंस में देखा कांग्रेस को इग्नोर किया गया, अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि वो कांग्रेस
जो आज कश्मीर में शायद कमजोर पड़ गई है, तो अब्दुल्ला खानदान बैठकर उनके फैसले करने लगा है। क्या वाकई में कांग्रेस इतनी कमजोर हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके फैसले करने लगी है? नहीं, उतार चढ़ाव तो आता रहता है। कोई भी पार्टी किसी वक्त काफ़ी ऊपर होती है और जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो पार्टी कमज़ोर भी हो जाती है। उसका मतलब नहीं हुआ कि कांग्रेस उतनी कमज़ोर है। आप देखते हैं कि हमारे जो राहुल गांधी साहब है इस वक्त एक अच्छे स्टेप पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी कांग्रेस जो है आगे बहुत बढ़ेगी। अगले इलेक्शन में मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत होगी और कश्मीर में भी कांग्रेस का एक अच्छा रोल रहेगा और इंशाल्लाह अच्छी कमबैक करेगी कांग्रेस। ये तो सिलसिला चलता है, कभी उतार कभी चढ़ाव होता है। अलबत्ता उतना भी ये कोई ये कहे कि इग्नोर कर ले कांग्रेस को, कांग्रेस मरकज़ी पार्टी है और ये आगे चलेगी और इंशाल्लाह इसका भी एक इस वक्त हिंदुस्तान में जो मरकजी सरकार की अपोजिशन पार्टी है उनमें सबसे स्ट्रांग पार्टी कांग्रेस मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस के साथ जो राज्यसभा इलेक्शंस में कश्मीर में हुआ, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। 4 सीटें थी जिसमें से अनसेफ सीट कांग्रेस को ऑफर की जाती थी। मुझे लगता है वो एनसी का एक अच्छा फैसला नहीं था। एनसी को चाहिए था सीट नंबर 1 या सीट नंबर 2 में से एक सीट कांग्रेस को देना, क्योंकि कांग्रेस ने हर बार एनसी को हिमायत की है और हिमायत करते रहे पिछले कई दहाइयों से। तो उन्होंने भी अचानक मुझे लगता है यू टर्न लिया, जिस वजह से कांग्रेस को फिर अपना मौक़िफ़ वापस लेना पड़ा और चौथी सीट जो अनसेफ सीट थी उस पे हमारे बड़े लीडर साहिबान जो है उन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने तय किया कि हम इसमें इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि अनसेफ में लड़ने का कोई फायदा नहीं। अब ये सवाल मेरा रहेगा, क्या लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अब दरारें आनी शुरू हुई है? ऐसा लगता है आपको? हो भी सकता है और ये ज़्यादातर फैसला हमारे बड़े लीडर साहिबान जो हैं वो उनका फैसला होगा। हम तो सिपाही हैं, लेकिन आप देख जो रहे लग रहा है। अलबत्ता देखने में ये लगता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। इससे दरारें पड़ भी सकती हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, गुरेज कंस्टिट्यूएंसी के हवाले से, क्या गुरेज कंस्टिट्यूएंसी में इस 1 साल में तामीर और तरक्की का काम हुआ? अगर हुआ है तो कितना? काम तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देखो बिल्डिंगें बनना, बाकी चीज़ें होना, वो चीज़ें तो वो रूटीन में चलता रहेगा। PMGSY प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम होगा वो चलेगा, MG नरेगा होगा वो चलेगा। ये चीज़ें जो मरकज़ की स्कीमें हैं ये तो आज की नहीं है, ये कई दहाइयों से, बहुत पहले से, कांग्रेस के वक्त से भी शुरू हुआ था। MG नरेगा वगैरह ये तो मरकज़ की स्कीमें जो है वो तो चलती रहेंगी। लेकिन हमारे गुरेज का बेसिक जो है, मैंने कई बार बोला कि मैंने पिछली बार भी ये एक इंटरव्यू में बोला था कि गुरेज की जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों की तरफ अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। जो सपोज हमारा हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, खासकर एजुकेशन में हमारे स्कूलों में टीचर्स की कमी है, हमारे हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स की कमी है। जब इन चीज़ों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो मेरी समझ से बाहर है कि खाली बिल्डिंग बनाने से या रोड बनाने से तरक्की उसको हम नहीं कहेंगे। पहले ही तरक्की जो है वो हेल्थ और एजुकेशन का सेटअप जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग जो है हेल्थ की परेशानियां ना झेल सके और एजुकेशन की लेवल पे परेशानियां ना हो। हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी, मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट की थी सरकार से भी कि हमारे विंटर में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको शिफ्ट होना पड़ता है, उसके लिए होना चाहिए था, या सिजेरियन का पूरा सिस्टम होना चाहिए था ताकि यहाँ की लेडीज़ को शिफ्ट होना ना पड़ता। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारा एजुकेशन सेटअप में जो हमारे लेक्चरर्स की कमी है, यहाँ के बच्चों को विंटर में ट्यूशन के लिए बांडीपोरा या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, उससे उनकी फैमिलीज जो हैं उनको भी फिर जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों की तरफ जब तक ना ध्यान दिया जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये तरक्की, इस तरक्की का होना ना होना एक ही बात। अब हम इस जो है इंटरव्यू को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक जहन में मेरा सवाल आया कि अगर ऐसा ही चलता रहता है इस सरकार का, फिर उसके बाद अगर फिर से जब असेंबली इलेक्शन होंगे, क्या मोहम्मद इस्माइल लोन साहब यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करेंगे या नहीं? जाहिर तौर पर बताएगा। कभी नहीं। क्यों? अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो आगे हमारी
खासकर मैं अपनी बात कहूँगा, पार्टी क्या का फैसला क्या होगा वो उन तक है, लेकिन मेरा फैसला ये होगा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो कभी मेरा साथ नहीं होगा, और मैं अपने बलबूते पे इंशाल्लाह अपनी कोशिश पे इलेक्शन लड़ूंगा। फिर कहाँ से लड़ूं, किस से लड़ूं, वो दूसरी बात होगी। लेकिन अगर हालात यही रहे, इसी तरह हमारे ये जो गुरेज का सेटअप रहा, तो आगे साथ देना बिल्कुल नामुमकिन होगा, और ये हो ही नहीं सकता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस के गुरेज कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज मोहम्मद इस्माइल लोन साहब थे, जिनसे हमने आल ओवर जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की। जम्मू कश्मीर में हुकूमत को एक साल जो है ज्यादा ही हुआ, क्या इस एक साल में जो मंशूर था वो पूरा हुआ या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग खफा है, नाराज है, जिस तरीके से मोहम्मद इस्माइल लोन साहब नाराज है। लेकिन इनका कहना है कि अगर आगे से ऐसी सिचुएशन रहती है, फिर कभी अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो मैं कभी फिर से यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अब मुझे भी लगता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दरारें पड़नी शुरू हुई है, जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने कांग्रेस को अनसेफ सीट जो दी थी, जिस पर फिर कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया था। उम्मीद है कि ये शुमारा आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसे शुमारों के लिए आप बने रहेगा अमेजिंग टीवी के साथ। पेश है वादी गुरेज से कैमरामैन मीर आतिफ के साथ लोन सुलेमान की एक खुसूसी रिपोर्ट।